हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, जीत सीरीज का हमारा ये 9th और लास्ट वीडियो है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जीत सीरीज में मैं आपके लिए टोटल 8 वीडियोस अपलोड करूंगा और हर वीडियो में हम जेईई मेंस 2025 के वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो नीट 2025 एग्जाम में या तो एज इट इज पूछे जा सकते हैं या बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जीत सीरीज के वीडियो के थ्रू हमने केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज किया है, आपकी मिस्टेक्स के बारे में मैंने आपको बताया है और एनसीईआरटी के ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट 2025 एग्जाम में आ सकते हैं वो भी अच्छे से कवर किया है। टफ लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, किस क्वेश्चन को कौन से अटेम्प्ट में करना होता है, ये सब भी मैंने आपको सिखाया है। यानी फर्स्ट डे जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं और आज एक और लास्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसमें हम जेईई मेन 2025 के 7th और 8th अप्रैल के शिफ्ट के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज आप ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू जरूर दें। यानी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है कि जीत सीरीज आपको कैसी लगी, जीत सीरीज से आपको क्या क्या हेल्प मिली और जीत सीरीज से आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है या आपका कोई ओपिनियन है कि जीत सीरीज में मैं क्या क्या सुधार कर सकता हूं आगे आने वाले बच्चों के लिए, जो मैं अदर वीडियोज भी बनाऊंगा, चाहे केमिस्ट्री के केयर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन है या जीत सीरीज जैसी कोई वीडियो है, इनमें मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लेता हूं या मुझे अपने एक्सप्लेनेशन को थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है, जो भी आपका ऑनेस्ट सजेशन है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपना 100% की बजाय 200% दूं और इस बार तो आप यकीन करना 2025 सेशन के लिए मैंने अपना 200% दिया है, मैंने जी जान से मेहनत की है और इसका रिजल्ट हमें नीट एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि आप बच्चों ने भी शुरू से लेकर लास्ट तक मेरा साथ दिया है। और इसका रिजल्ट क्या आएगा? बीवाइज क्लासेस को फॉलो करने वाला हर बच्चा केमिस्ट्री में 160 प्लस करके दिखाएगा और आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 170, 175, 176, इवन 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे ना पक्का? कौन कौन 180 को टारगेट कर रहा है प्लीज ये भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ठीक है भाई। बाकी देखो मैं आपको ये बता सकता हूं लास्ट महीने में जितना हमने किया है ना, ओनली इसी से 180 किया जा सकता है। आपने लास्ट महीने में मेन फोकस किस पे किया है? बीवाइज क्लासेस की केमिस्ट्री केयर टेस्ट सीरीज के जो 10 मेजर टेस्ट है प्लस इनके वीडियो सॉल्यूशन और जो हमारी N3C सीरीज थी जिसमें मैंने आपको केमिस्ट्री के 90 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो नीट 2025 में एज इट इज आ सकते हैं। ये दो सीरीज जिसने अच्छे से फॉलो की है ना वो आराम से केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकता है। फिर जीत सीरीज का क्या मतलब है? जीत सीरीज तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए थी। जीत सीरीज में इसलिए लेके आया था क्योंकि कुछ बच्चे ये बोल रहे थे सर जेईई मेंस 2025 में लास्ट ईयर कंपैरिजन में थोड़े अच्छे लेवल के पेपर आए हैं, अगर नीट में भी टफ क्वेश्चन आ गए तो हमारा क्या होगा? तो मैंने आपको जेईई मेन 2025 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीत सीरीज के थ्रू करा दिए ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई डर ना लगे। बाकी आपका 180 आउट ऑफ 180 पक्का है अगर आपने एटलीस्ट ये 2 सीरीज की है और जिसने 3 सीरीज की है वो तो सबसे बेस्ट है, उसका 180 तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, 180 को टारगेट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर जीत सीरीज के वीडियोस में एवरेज आप 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन सही करते आए हैं या यूं बोलो जो हमारी केमिस्ट्री के केयर के मेजर टेस्ट थे उनमें अगर आपका एवरेज 150 प्लस स्कोर रहा है तो आराम से आप नीट 2025 में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपने 43 या 44 क्वेश्चन कर लिए तो लास्ट क्वेश्चन में भले ही तुक्का मार देना, आपका तुक्का भी सही जाएगा क्योंकि जब आप इतना अच्छा स्कोर करते आए हैं, ये इसमें सारे ही अच्छे क्वेश्चन थे। केयर के मेजर टेस्ट में भी आपके नीट से काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। जब इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन क्यों छोड़ना? उसके लिए आप रिस्क ले लेना, या तो -1 हो जाएगा या 180 आउट ऑफ 180 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब आगे बढ़ जाए, करें आज लास्ट वीडियो का पहले क्वेश्चन का शुरुआत। तो इसमें देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हेन ए सॉल्ट इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन
It gives gas X. On passing X through reagent Y, a brown colored PPT is formed. X and Y respectively are. देखो भाई, वो बोल रहा है कि कोई सोल्ट है और सोल्ट में क्या किया गया, ट्रीट किया गया NaOH के साथ, तो ये बोल रहा है एक गैस रिलीज हुई है। कौन सी गैस रिलीज हुई है? X गैस रिलीज हुई, ठीक। और फिर क्या बोला, जब X गैस को Y रिजेंट के थ्रू पास करते हैं तो क्या बन गया? ब्राउन पीपीटी बन गया। ये X गैस पास करेगी किसके थ्रू? Y के थ्रू, तो क्या बन जाता है? ब्राउन पीपीटी बन जाता है। बताओ क्या याद आया आपको? ब्राउन पीपीटी, सोल्ट एनालिसिस, कुछ याद आ रहा है? गैस कौन से में बनी थी? गैस स्टार्टिंग में बनी थी जीरो ग्रुप में। जीरो ग्रुप में क्या था? अमोनियम सोल्ट था। तो अमोनियम सोल्ट को जब भी आप क्या करेंगे, NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो अमोनिया गैस रिलीज होती है। क्या होता है? अमोनिया गैस रिलीज होती है। और अमोनिया गैस क्या करती है? नेस्लर्स रिजेंट के साथ ब्राउन पीपीटी बनाती है। नेस्लर्स रिजेंट क्या होता है? K2HgI4। इसको किसकी प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है? KOH की प्रेजेंस में, ठीक, अमोनिया गैस के साथ। तो बताओ क्या हुआ? X हो गया आपका, X हो गया अमोनिया गैस और Y हो गया आपका नेस्लर्स रिजेंट। तो कौन सा आंसर आएगा? पहला ही आ गया, X और Y फर्स्ट में ही लिखा है, तो आंसर ये फर्स्ट आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। उम्मीद है आप सबने कर दिया होगा, क्योंकि काफी बार मैं आपको केयर के जो मेजर टेस्ट उनके थ्रू रिवीजन करवा चुका हूं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस शो पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट। भाई पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट कौन सो करते हैं? प्राइमरी अमीन का ये टेस्ट होता है। प्राइमरी अमीन को जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो क्या बनता है? एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसका सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, ठीक। दिस इज नोन एज कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो इसमें देखो, ये प्राइमरी अमीन है, ये टेस्ट देगा। ये सेकेंडरी अमीन टेस्ट नहीं देगा। प्राइमरी अमीन है मिथाइल अमीन, ये भी ये टेस्ट देगा। ये टर्सरी अमीन है, ये टेस्ट नहीं देगा। और ये आपका सेकेंडरी अमीन है, ये भी टेस्ट नहीं देगा। तो कौन देगा? ओनली A एंड C। आंसर इज 4। आंसर इज 4। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। नीट 2025 में कार्बिल अमाइन टेस्ट का क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आराम से कर लेंगे ना भाई, ठीक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन विच कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एन एल्कीन बाय एलिमिनेशन। इनमें से कौन सी रिएक्शन एल्कीन बनाने के लिए यूज नहीं की जा सकती? यानी सीधा सिंपली समझो, कौन सी रिएक्शन में एल्कीन नहीं बनेगा। जैसे यहां पे देखो, ये सेकेंडरी ब्रोमाइड आपको दे रखा है, इसकी रिएक्शन कराएगी सोडियम इथॉक्साइड के साथ। देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि कब कौन सी रिएक्शन होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें पर ये आपका जो SN1 है या SN2 है या E1 है और E2 है, तो एल्काइल हैलाइड जब भी दिए रहते हैं ये डाउट रहता है कि कौन से केस में कौन सी रिएक्शन होने वाली है। तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे इस केस में किस पे? एक तो देखो आपका रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट, रीजेंट, सोलवेंट, और फाइनली हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्टेंट, रीजेंट, सोलवेंट और एक हीट, इन 4 चीजों को ऑब्जर्व करते हुए आपको बताना है कि प्रोडक्ट SN1 मैकेनिज्म से बनेगा, SN2 से, E1 से या E2 से। इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट आता है, तो मैं इसलिए लास्ट टाइम आपको रिवाइज करा रहा हूं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आराम से इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान देना होता है किस पे? रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट कौन है? एल्काइल हैलाइड है। अगर एल्काइल हैलाइड आपका मिथाइल हैलाइड है तो ऑलवेज SN2 रिएक्शन होगी, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर प्राइमरी या सेकेंडरी हैलाइड है तो इस केस में SN1, SN2, E1 और E2 कोई भी रिएक्शन हो सकती है। और टर्सरी हैलाइड कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देते, तो इस केस में या तो SN1 होगी या E1 होगी या फिर E2 होगी। समझ आ गया? तो रिएक्टेंट से इतना आइडिया लग सकता है। फिर सेकंड आप चलेंगे किसकी तरफ? रीजेंट की तरफ। रीजेंट की तरफ अगर हम जाएं, रीजेंट क्या कहता है? रीजेंट आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो न्यूट्रल और एक होते हैं एनायनिक। अगर न्यूट्रल रीजेंट है तो उस केस में SN1 होगा या E1 होगा, और अगर आपका एनायनिक रीजेंट है उस केस में हमेशा बाइमोलिकुलर रिएक्शन होगी, यानी SN2 होगी या
SN2 होगी या E2 होगी। तो अगर आपका न्यूट्रल रिजेंट है यानी उस पे कोई चार्ज नहीं है तो उस केस में क्या कराओगे, SN1 या E1। और अगर एनाइनिक रिजेंट है, एनाइनिक रिजेंट के केस में क्या होना है भाई, एनाइनिक रिजेंट के केस में हमेशा ध्यान रखना या तो आपकी SN2 होगी या E2 होगी। और इसमें भी नोट कर लेना, अगर एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH है, NaNH2 ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनके केस में हमेशा E2 रिएक्शन करवानी है। क्या करवाना, हमेशा E2 रिएक्शन करवानी है। अगर यहां पे आपका KCN आ जाए, KCN आ जाए, इसके अलावा एसीटेट आयन वगैरह आ जाते हैं कई बार, या आपका एक्वस KOH आ जाए, इस केस में जनरली आपकी SN2 रिएक्शन होती है। जनरली क्या होती है, SN2 रिएक्शन होगी। फिर इसके बाद अगर एल्कोक्साइड आ जाए, ये एल्कोक्साइड होते हैं, ठीक, एल्कोक्साइड आयन अगर आता है ये SN2 भी हो सकती है, E2 भी हो सकती है। अगर जनरली हम बात करें, बल्कि अगर आपका एल्कोक्साइड आ रहा है तो उस केस में E2 की तरफ जाएगा और नहीं तो SN2 होता है। बाकी यहां से अगर मिथाइल हैलाइड है और कोई भी एल्कोक्साइड है, ऑलवेज SN2 होगी। ठीक, प्राइमरी में भी जनरली SN2 ही हो जाती है एल्कोक्साइड के साथ। अगर सेकेंडरी आ जाए तो SN2 भी हो सकती है, E2 भी हो सकती है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो एल्कोक्साइड है ये बल्कि है तो E2 होगी। जैसे टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड दे दिया और सेकेंडरी हैलाइड दे रखा, मान लीजिए 2 ब्रोमोब्यूटेन दे रखा है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, उस केस में आपकी E2 हो जाएगी। और अगर सेकेंडरी 2 ब्रोमोब्यूटेन दे रखा है जो कि सेकेंडरी हैलाइड है और उसकी रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड के साथ कराएंगे, जिसमें क्या है एल्कोक्साइड आपका छोटा है, तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे ध्यान रखना है। ठीक, फिर तीसरा क्या है, ये रिजेंट हो गया। रिजेंट के बाद तीसरा नंबर आता है आपका सोलवेंट का। तीसरा नंबर किसका आएगा, सोलवेंट का। सोलवेंट में क्या है, अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, जैसे वाटर वगैरह है, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, या कोई भी ऐसा सोलवेंट जिसके पास एसिडिक एच है, तो ये हमेशा या तो SN1 रिएक्शन कराएगा या E1 रिएक्शन कराएगा। और अगर पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट है तो इस केस में जनरली SN2 या E2 रिएक्शन होती है। बोलो कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट, इसके बाद फोर्थ पॉइंट, हीट। अगर हीट प्रेजेंट है, डेल्टा दे रखा है या हीट लिखा है, तो E1 या E2 हमेशा एलिमिनेशन होगा। और हीट डेल्टा और हीट एब्सेंट है यानी लो टेम्परेचर है तो SN1 या SN2 होता है। तो ये 4 रूल को फॉलो करते हुए आराम से आप बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में SN1 होगी, SN2 होगी, E1 होगी या E2 होगी। अब जैसे यही क्वेश्चन देखो, सबसे पहले यहां पे अगर हम बात करें, ये सेकेंडरी हैलाइड है ए में, आपको सेकेंडरी हैलाइड नजर आ रहा है और इसने यहां पे दे दिया सोडियम इथोक्साइड। अब देखो, सेकेंडरी हैलाइड और सोडियम इथोक्साइड, सेकेंडरी में तो SN1, SN2, E1, E2 चारों हो सकती है। रिजेंट से डिसाइड नहीं, रिएक्टेंट से डिसाइड नहीं हुआ। फिर हम गए रिजेंट पे। रिजेंट क्या है, सोडियम इथोक्साइड, यानी एल्कोक्साइड आ गया। एल्कोक्साइड क्या है, एनाइनिक रिजेंट है, तो क्या होगी, या तो SN2 होगी या E2 होगी। अब कैसे डिसाइड करेंगे SN2 होगी या E2 होगी। देखो, इसमें सेकेंडरी हैलाइड जो है, इसके बगल में ये बल्कि कार्बन है, सॉरी ये कार्बन जो है टर्सरी है, यानी यहाँ पे बल्कि ग्रुप हो गया। और सोडियम इथोक्साइड भी थोड़ा सा बल्कि की तरफ आता है, बट वो SN2 और E2 दोनों करा सकता है। देखो, मिथोक्साइड तो जनरली जाता है SN2 की तरफ और टर्सरी ब्यूटोक्साइड जाता है E2 की तरफ जनरली अगर बात करें। ये नहीं कि मिथाइल हैलाइड के साथ भी टर्सरी ब्यूटोक्साइड की आप E2 करा दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगर मान लीजिए आपने मिथाइल हैलाइड ले रखा है और इसकी रिएक्शन ऐसे कराओ टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ, ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड है, तो इसमें तो क्या होगा भाई, यहां पे तो एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये आकर के यहां अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा, ये ईथर बन जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट यहां पे अगर आपने प्राइमरी या सेकेंडरी हैलाइड दे रखा है तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड के केस में E2 रिएक्शन हो जाएगी, ना कि SN2 और एल्कीन बन जाएगा। ठीक, बट यहां पे क्या ये इसने दे दिया इथोक्साइड दे रखा है, तो इथोक्साइड आपका SN2 की तरफ भी जा सकता है और E2 की तरफ भी जा सकता है। तो हमने देखा ये जो है यहाँ पे ये बल्कि है थोड़ा सा, इसके बगल वाला कार्बन भी टर्सरी है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो हम कराएंगे E2 रिएक्शन और E2 रिएक्शन होते हुए आपका स्टेबल एल्कीन बनेगा ये वाला। बीटा H is eliminated from the carbon where number of beta H is eliminated from the carbon where number of hydrogen are less। ठीक, तो इससे भी रिमूव कर सकते थे बीटा H और इससे भी, इसके पास एक बीटा H, इसके पास 2 बीटा H, तो यहां से रिमूव किया है।
ठीक, नेक्स्ट, फिर इसके बाद ये सेकेंडरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड की रिएक्शन कराएगी एक्वस KOH के साथ। अब सेकेंडरी है तो SN1, SN2, E1, E2 चारों हो सकती थी। फिर हमने क्या देखा भाई, यहाँ पे KOH है, KOH तो क्या होता है, OH माइनस देगा, एनाइनिक रिजेंट है तो या तो SN2 होगी या E2 होगी। अब एल्कोहलिक KOH रहता तो E2 हो जाती, एक्वस KOH है तो क्या होगी, SN2, यानी यहां से Br हटेगा और OH आ जाएगा। समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत रिवीजन हो रहा है अच्छे से। देखो लास्ट वीक में भी आपका कितना अच्छे से मैंने आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट, अब आप खुद बताओ सी वाला क्या है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। अब टर्सरी एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन तो देगा ही नहीं, या तो SN1 होगी या E1 होगी या E2 होगी, जैसा कि शुरू में आप देख पा रहे हैं। फिर इसने देखा सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड यानी एल्कोक्साइड हो गया। एल्कोक्साइड क्या देगा, एल्कोक्साइड या तो SN2 देगा या E2 देगा। अब टर्सरी SN2 देते नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा क्या, E2, E2 से क्या होगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से क्या बनेगा, एल्कीन, ये एल्कीन बन गई। ठीक, फिर इसके बाद जब फिनोल की रिएक्शन Na2Cr2O7 के साथ कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये तो आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन है, इसमें बेंजोक्विनोन बनता ना, ये बन जाएगा, याद होगा। ये मैं आपको 2-3 बार मैच द कॉलम में करवा चुका हूं केयर के मेजर टेस्ट में। ठीक, फिर लास्ट वाला देखो, ये टर्सरी अल्कोहल है, अब एल्काइल हैलाइड नहीं है, टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट कर दिया, आपने कल देखा था प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पे अगर हीट करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेजर टेस्ट 10 में, CRMTS का जो मेजर टेस्ट 10 है उसमें देखा था, अगर प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल से क्या बनता है, एलिमिनेशन हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे वाटर निकल जाएगा और ये एल्कीन बन जाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, द रिएक्शन विच कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एन एल्कीन बाई एलिमिनेशन, किस किस में एल्कीन नहीं बनता, बी में नहीं बना और डी में नहीं बना, तो बी एंड डी एल्कीन बनाने के लिए यूज नहीं की जा सकती। आंसर इज 1, और ये एटलीस्ट आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन भले ही आसान था लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नीट में एज इट इज आएगा, बट इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन तो है भाई, रिवीजन तो आपको इस क्वेश्चन का करना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन अगर नीट 2025 में आता है तो आपको इससे जरूर एग्जाम में एडवांटेज मिलेगी, आपके रैंक अच्छी आएगी, क्योंकि हर बच्चा इतने लेंथी क्वेश्चन को नीट में नहीं कर पाएगा। जनरली 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगी किसी बच्चे को, और जिस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लग रही है वो आपकी रैंक को ऊपर लेके जाता है, क्योंकि हर बच्चा थोड़ा इतना जल्दी कर पाएगा 180 क्वेश्चन 180 मिनट में। लेकिन पेशेंस रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको भी 2 से 2.5 मिनट लग सकती है, बट कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जिसमें आप 10 सेकंड में कर लेंगे, 15 सेकंड में। तो ध्यान रखना, कंपिटिटिव एग्जाम है, आपको बिल्कुल सबसे पहले नंबर पे दौड़ने की बजाय सबसे पहले क्या करना है, आपको बाकी लोगों से आगे आना है, कट ऑफ क्रॉस करना है। पहला टारगेट 625 क्रॉस करना है। 625 क्रॉस करने के बाद अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका 650 की तरफ भी बढ़ जाओगे, 670, 680, 700, 700 प्लस की तरफ भी चले जाओगे। लेकिन ये मत करना 2 क्वेश्चन गलत हुए या 2 क्वेश्चन में टाइम लग गया तो वहां पेशेंस लूज कर गए। अच्छे डॉक्टर की तरह बिहेव करना। अच्छे डॉक्टर से ऑपरेशन में कोई गलती हो जाए ना, उसके हाथ पांव नहीं फूलते कि हाँ गया, मर गया मेरा पेशेंट, बल्कि वो और ज्यादा पेशेंस के साथ, और ज्यादा फोकस के साथ नेक्स्ट स्टेप लेता है और अपने पेशेंट को बचाता है। ठीक वैसे ही आपसे पेपर में कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक छोटी सी हो जाती है, OMR में कोई गोला गलत भर दिया है, तो घबराना मत, एक लंबी सांस लेना और अपने नेक्स्ट पेशेंट को, नेक्स्ट क्वेश्चन को सही से ट्रीट करना। इसको किसी को नोट करना है, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। इतना अगर आपको आता है, कभी भी SN1, SN2, E1, E2 का क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, जल्दी से नोट कर दो। फिर नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें मॉलिक्यूल या आयन दे रखा है और यहाँ पे बॉन्ड पेयर इस टू लोन पेयर का रेशियो बताना है। सबसे पहले एक ही अगर हम बात करें ICl2-, आप सब जानते हैं I3- की तरह बनेगा भाई। इसमें यहाँ पे 3 तो लोन पेयर आएंगे और 2 बॉन्ड पेयर। तो आपको रेशियो कैसे बताना है, बॉन्ड पेयर इस टू लोन पेयर का, तो बॉन्ड पेयर ऐसे लिखता हूं BP:LP, BP:LP अगर लिखे, 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है। बी वाला बताओ H2O, इसमें 2 बॉन्ड पेयर आएंगे और 2 लोन पेयर आएंगे, 2:2। सी वाला बताओ SO2, इसमें बॉन्ड पेयर 4 है, 4 बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड
और एक लोन पेयर है। डी वाला बताइए जरा, XeF4, ये देखिए 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। मैच द कॉलम करो। ए का क्या मैच किया है, 2-3, 2:3, ये 3 के साथ मैच कर गया। बी का मैच करेगा 2:2, 4 के साथ। सी मैच किया है 4:1, 2 के साथ। डी मैच कर गया 1 के साथ। 3, 4, 2, 1, आंसर इज 1। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। देखो थोड़ा सा नए पैटर्न का क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया है। आप पता नहीं केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या स्ट्रक्चर याद करते रहते हो, एक्सेप्शन याद करते रहते हो। एग्जामिनर आपको 4 सिंपल से स्ट्रक्चर देके ये पूछ रहा है कौन से में कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है। इससे आसान क्वेश्चन आ सकता है क्या? किसी भी कोचिंग के टेस्ट में इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते होंगे। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इतने ही बेसिक नीट में देखने को मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन कम से कम 42 या 43 मिलेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है जो टफ हो सकता है, और टफ नहीं बोलूंगा मैं उसको, वो लेंथी हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं आएगा जो आपको नहीं आता होगा। 45 के 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो घबराना मत, पेशेंस के साथ पूरा पेपर करना और जल्दबाजी मत करना, छोटी छोटी मिस्टेक एग्जामिनर करवाता आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, given below are 2 statements. Statement 1, more salt is composed of only 3 type of ions, ferrous, ammonium and sulfate. बिल्कुल सही है भाई। ये क्या होता है, FeSO4 डॉट NH4 twice SO4 डॉट 6H2O। ये फॉर्मूला होता है अमोनियम सल्फेट, ये मोर सोल्ट का। फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं इसको। इसमें फेरस आयन है Fe2 प्लस NH4 प्लस भी और सल्फेट आयन भी। तो पहली स्टेटमेंट सही हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, इफ द मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर फेरस ammonium and sulfate ions are X1, X2 and X3 Simon centimeter square mole in respectively, then the molar conductance of the for the more salt solution at infinite dilution would be given by X1 plus X2 plus 2X3। ये देखना पड़ेगा आपको। तो इसकी मोलर कंडक्टेंस अगर लिखेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो मोलर कंडक्टेंस Fe2 प्लस का तो सिर्फ एक ही आयन है, तो इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फिर NH4 प्लस के यहाँ पे कितने आयन है, 2 आयन है। तो NH4 प्लस आयन की कंसंट्रेशन, NH4 आयन की मोलर कंडक्टेंस जितनी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और 2 आपके, एक सल्फेट ये रहा, एक सल्फेट ये रहा, 2 आपके सल्फेट आयन भी है। तो अब वैल्यूज पुट कर दो। इसकी कितनी देर की उसने X1, इसकी देर की X2, 2X2 प्लस 2X3, ये आ जाएगा। लेकिन इसने लिखा है X1 प्लस X2, ये रॉन्ग हो गया यहां से। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। बताओ कौन सा आंसर आएगा, बोलो जल्दी से। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, आंसर इज 4। 5th क्वेश्चन का आंसर 4 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। आराम से हो जाएगा। फर्स्ट नहीं तो सेकंड में कर लो, कोई बात नहीं, सेकंड तक भी जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है जो जेईई मेन 2025 में पूछी गई है, नीट 2025 में एज इट इज आ सकती है। कैसे करेंगे अगर नीट 2025 में क्वेश्चन आ जाता है तो? देखो, डाईमिथाइल ईथर इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, हाउएवर डाईइथाइल ईथर इज सोल्यूबल इन वाटर टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट। बिल्कुल सही है। जो डाईमिथाइल ईथर होता है वो पानी में सोल्यूबल होता है, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ऐसे ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक, और इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम ऐसे दिखाते हैं बल्कि इसको। ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल इधर एक हो गया, ठीक, ये आगे करेगा और इधर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे, ये ऐसे करते चलते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका डाईइथाइल ईथर भी कर सकता है, लेकिन उसमें जो एल्काइल ग्रुप है वो बल्की हो जाता है। तो यहाँ पे जो बल्की ग्रुप होगा, ये क्या है, बल्की ग्रुप आपका एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप वाटर रिपेलेंट होता है नेचर में, इसलिए जब वो वाटर को रिपेल करेगा तो इसकी सोल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, सोडियम मेटल कैन बी यूज्ड टू ड्राई डाईइथाइल ईथर एंड नॉट इथाइल अल्कोहल। सोडियम मेटल को हम डाईइथाइल ईथर को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इथाइल अल्कोहल को नहीं, क्योंकि इथाइल अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि इसके पास एसिडिक एच है और सोडियम क्या है, मेटल किसी भी एसिडिक एच कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ क्या करेगा, H2 गैस प्रोड्यूस कर देगा। तो ये स्टेटमेंट भी
सही है। सोडियम मेटल को डाइथाइल ईथर को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं, इथाइल अल्कोहल के लिए नहीं करते। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों ही सही है। आंसर क्या आया? 2 आ जाएगा। कर देंगे भाई, ये हो गया 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th, which of the following compound is least likely to give effervescences of CO2 in presence of aqueous NaHCO3? देखो भाई, अगर हम यहाँ पे RCOOH है, ये एसिड है, कोई भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है, उसकी रिएक्शन NaHCO3 के साथ कराते हैं, तो इसमें होता क्या है, RCONA बनता है और साथ में H2CO3 बनेगा, जो H2 और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है और CO2 के एफरवेसेंसेस मिलते हैं। और यही रिएक्शन अगर आप किसके साथ कराते हैं, किसके साथ कराएंगे, पिक्रिक एसिड के साथ कराते हैं, तो पिक्रिक एसिड भी ये रिएक्शन दे देता है, पिक्रिक एसिड भी ये रिएक्शन दे देगा, यहां पे भी ये रिएक्शन हो जाएगी। और आप डाइनाइट्रो के साथ कराएंगे, डाइनाइट्रो ग्रुप अगर डाइनाइट्रोफिनोल के साथ ये रिएक्शन कराते हैं, ये भी ये रिएक्शन दे देगा, आराम से ये रिएक्शन हो जाएगी। और इवन बहुत सारी बुक्स में तो ये लिखा है, अगर आप पैरानाइट्रोफिनोल के साथ भी ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये एफरवेसेंसेस ऑफ CO2 देगा, बिल्कुल आराम से दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या यहां पे मेटानाइट्रोफिनोल ये देगा? नहीं देगा, और ना ही ऑर्थो भी नहीं देता, क्योंकि ऑर्थो में भी, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और मेटा तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम होती है ऑर्थो वाले से भी, ठीक। और अगर यहां पे बात करें फिनोल, ये टेस्ट देगा क्या? फिनोल भी ये टेस्ट नहीं देता है। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ आया? अब यहां पे देखो, क्या मेटानाइट्रोफिनोल रिएक्शन देगा? नहीं देगा, एफरवेसेंसेस ऑफ CO2 नहीं बनाएगा। पिक्रिक एसिड बिल्कुल आराम से बनाएगा। और ये क्या है? ये आपका है तो सोल्ट, लेकिन ये सोल्ट कैसा है? एनिलीन प्लस HCl एक टाइप से है, और ये आराम से H+ दे सकता है। और जो H+ दे सकता है ना, तो वो क्या करेगा, NaHCO3 के साथ क्या बना देगा? H2CO3 बना देगा। और H2CO3 बन गया तो H2 और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है, जिसके कारण CO2 के एफरवेसेंसेस आते हैं, तो ये भी आराम से करेगा। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद इसमें COOH ग्रुप है, ये भी एफरवेसेंसेस ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो आंसर क्या आया? आंसर इज 1। आंसर इज 1। ठीक, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा भाई। ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड है या अदर कोई भी एसिड है, मिनरल एसिड हो गए जैसे HCl, H2SO4, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इवन जो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड इतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, ये NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? H2CO3 बना लेते हैं। H2CO3 जो है ना, जो H2CO3 बनता है, H2CO3 क्या है? आपका वीक एसिड है, किससे? RCOOH से वीक एसिड होता है, लेकिन ये फिनोल से थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसीलिए ये फिनोल के साथ NaHCO3 जब फिनोल के साथ रिएक्शन करता है, वो H2CO3 यानी CO2 का एफरवेसेंसेस नहीं देता, क्योंकि कोई भी एसिडिक सब्सटेंस बेसिक सब्सटेंस या बेसिक सोल्ट के साथ रिएक्शन करके अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं दे सकता। इसलिए फिनोल कभी भी H2CO3 नहीं बनाएगा। ठीक, समझ आया कि नहीं? आ तो फिनोल के जो नाइट्रो डेरिवेटिव है, जैसे ये पिक्रिक एसिड हो गया, डाइनाइट्रो डेरिवेटिव हो गया, इवन पैरानाइट्रोफिनोल भी ये रिएक्शन दे सकता है, बट मेटानाइट्रोफिनोल नहीं देगा और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल नहीं देता, क्योंकि उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम रहती है। ठीक, और फिनोल तो बिल्कुल भी नहीं देगा, अल्कोहल भी नहीं देंगे ये टेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग मॉलिक्यूलर कंपोजिशन CO5NH3.ClCSO4 has two isomers A and B. The solution A gives a white precipitate with AgNO3 solution, and the solution of B gives white PPT with BaCl2 solution. The type of isomerism exhibited by the complex is. देखो भाई, ये क्या बोल रहा है? एक कंपाउंड है CO.5NH3Cl सल्फेट। अब इनमें से क्या है भाई? ये दो, ये बोल दिया कि एक तो इसका A फॉर्मूला बनता है और एक B फॉर्मूला बनता है। जो A है वो क्या करता है? AgNO3 के साथ, वो AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी देता है, यानी AgCl का व्हाइट पीपीटी दे रहा होगा, और AgCl का व्हाइट पीपीटी देता है। इसका मतलब इसमें क्या है? जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उससे बाहर आयन कौन सा प्रेजेंट है? उससे बाहर आपका आयन प्रेजेंट है Cl-, तो ये इसका फॉर्मूला रहा होगा। वही बोल रहा है जो B है वो BaCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, वो BaCl2 के साथ रिएक्शन करता है और BaSO4 की व्हाइट पीपीटी देता है। ठीक, अब ये BaSO4 की व्हाइट पीपीटी कब बनेगी?
जब सल्फेट आयन क्या है, सॉल्यूशन में आयनाइज होके आ सकता है। तो कब आ सकता है, जब सल्फेट आयन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होगा, इस फॉर्मेट में। तो ये इस कंपाउंड के दो फॉर्मूले बन सकते हैं, ए और बी। अब ए और बी आपस में क्या है भाई, इसमें क्या है, इसमें सल्फेट आयन अंदर है, Cl बाहर है, और इसमें Cl अंदर है, सल्फेट बाहर है, यानी आयनाइजेशन स्फीयर में आयंस इंटरचेंज हो रहे हैं, आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। सो दे आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर है, आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक, आंसर आ गया 1। और ये अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं तो पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कर देंगे ना भाई आराम से। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, नीट 2025 में आ सकता है। और मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछने चाहिए, बिल्कुल लॉलीपॉप से सही, कम से कम एक स्टेप तो बढ़े क्वेश्चन में, और हर क्वेश्चन में लगभग इतना स्टेप तो होना चाहिए कि एक स्टेप किया, ए और बी पहचाना, अब ए और बी में क्या रिलेशन है, एक एक्स्ट्रा स्टेप होना चाहिए जेईई मेन की तरह, तभी थोड़ा पेपर का लेवल भी सुधरेगा और पढ़ने वाले बच्चों को बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक, बड़ा आसान क्वेश्चन था। वो बोल रहा है कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है CO.5NH3.Cl.SO4। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक, वो बोल रहा है इसके दो आइसोमर बनते हैं ए और बी। ए क्या करता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है AgNO3 सॉल्यूशन के साथ, और बी व्हाइट पीपीटी बनाता है BaCl2 के साथ। तो अगर इसका ए जो आइसोमर रहा है वो व्हाइट पीपीटी बना रहा है किसकी, AgCl की, AgNO3 के साथ, और बी बना रहा है BaSO4 की व्हाइट पीपीटी BaCl2 के साथ। तो ए में तो क्या है, Cl माइनस आयन रहा होगा आयनाइजेशन स्फीयर में, और बी में क्या है, सल्फेट आयन रहा होगा, बाकी सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो देखो ए और बी में अगर आप देखो, आयनाइजेशन स्फीयर में और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आयंस का इंटरचेंज हो रहा है, इसलिए ए और बी एक दूसरे क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर है। सो ए एंड बी विल शो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, इजी कॉन्सेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड weighing 500 milligram produce 220 milligram of CO2 on complete combustion, the percentage combustion of carbon in the compound is। यार ये तो बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम, मुझे लगता है कि मैंने फालतू दे दिया, कितनी बार कर चुके हैं यार इस पैच में क्वेश्चन। देखो अगर 44 ग्राम CO2 है, कंटेन्स कितना, 12 ग्राम कार्बन आप जानते हैं, और 1 ग्राम CO2 कंटेन्स 12/44 ग्राम कार्बन। ठीक, और अब 220 मिलीग्राम CO2 है, तो आप क्या बोलोगे, आप यहीं से शुरू कर दो ना, मिलीग्राम, यहीं से मिलीग्राम शुरू कर दो, क्योंकि मिलीग्राम में दे रखा उसने सब कुछ, तो हम मिलीग्राम में ही चल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक, तो ये आ जाएगा 12/44 इंटू 220 मिलीग्राम कार्बन। परसेंटेज कार्बन बताना है, मास ऑफ कार्बन 12/44 इंटू 220 मिलीग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, 500 मिलीग्राम में, तो मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंट ऑफ कार्बन आ जाएगा। तो ये 2 जीरो कट गई। ठीक, फिर कैसे कटेगा, ये 22 किस पे गया, 10 जा 10 पे गया, और ये 22 2 जा 44, और 2 5 जा 10। ठीक, परसेंटेज कार्बन इक्वल टू 12%। आंसर यहां पे 12% आ जाएगा। ये हो गया आपका सोल्व। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, 9th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, और उनसे पहले 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ईच कॉपर नाइट्रेट AgNO3 Hg2NO3 ट्वाइस MgNO3 ट्वाइस आर इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, और गिवन दे रखा है Ag का, Hg22 प्लस का, और कॉपर 2 प्लस का, और Mg का रिडक्शन पोटेंशियल, SRP की वैल्यू दे रखी है सबकी। ठीक है, अब बोल रहा है विद इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द कैथोड विल बी Ag, Hg एंड Cu। भाई सीधी सी बात है, Ag का तो सबसे ज्यादा है SRP, और उसके बाद दूसरा नंबर है Hg22 प्लस का, और फिर तीसरा नंबर है कॉपर का, और लास्ट में जो दे रखा है Mg का, ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव दे रखा है। तो तीनों क्या होंगे, तीनों आपके कैथोड पे रिड्यूस होंगे, और तीनों में कैथोड पे रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस ऑन कैथोड, ऑन कैथोड सबसे ज्यादा होगी Ag की, उससे कम मरकरी की, और उससे कम कॉपर की। तो ये
टू गेट डिपॉजिट, टेंडेंसी टू गेट रेड्यूस की बजाय डिपॉजिट लिख दो, मेटल डिपॉजिट हो रही है ना, टू गेट डिपॉजिट ऑन कैथोड, सबसे ज्यादा Ag उससे कम मरकरी, उससे कम कॉपर। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लिखी है इसने। दूसरा, मैग्नीशियम विल नॉट बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये बिल्कुल सही बात है। मैग्नीशियम जो है Mg2 प्लस Mg, इसका जो E नोट है ये क्या है, -2.37 वोल्ट है, तो ये रिड्यूस नहीं होगा, इसका रिडक्शन ऑन कैथोड नहीं होगा, कैथोड नहीं होगा। तो कौन रिड्यूस होगा भाई, एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर रिड्यूस होगा। तो इस केस में कैथोड पे आपका वाटर विल गेट रिड्यूस टू गिव H2 गैस प्लस 2OH माइनस, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। पढ़ो अब स्टेटमेंट, मैग्नीशियम विल नॉट बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, बिल्कुल सही है। इंस्टीड ऑक्सीजन गैस विल बी इवॉल्व्ड एट कैथोड, ये गलत हो गया, ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व होगी, क्या इवॉल्व होगी, H2 गैस इवॉल्व होगी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और 2 क्या है, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, आंसर इज 3। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट तक जा सकता है क्योंकि हल्का सा सोचना था, बाकी थोड़ा मिस्टेक होने का चांस बस सेकंड स्टेटमेंट में था। भाई सिंपल हम सब जानते हैं, जब आपको मेटल सोल्ट के सॉल्यूशन दे रखे हैं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा। तो सबसे पहले ज्यादा टेंडेंसी जो मेटल की डिपॉजिट होने की है वो Ag की आ गई, उससे कम मरकरी, उससे कम कॉपर, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरे में बोल रहा कि मैग्नीशियम डिपॉजिट नहीं होगा, सही बात है। क्यों डिपॉजिट नहीं होगा, क्योंकि उसका नेगेटिव है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और नेगेटिव है तो वहां पे क्या होता है भाई, फर्स्ट ए की मेटल है, सेकंड ए की मेटल है या एल्यूमिनियम 3+ है, वो खुद डिपॉजिट नहीं होती, कौन डिपॉजिट हो जाता है, जाकर के वाटर रिड्यूस हो जाता है कैथोड पे और H2 गैस बनती है। लेकिन ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन गैस बनेगी, इसने ये छोटी सी गलती कर दी। अगर यहाँ H2 लिखा होता ना तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती। ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या दे रखा, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैच द कॉलम है। सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, देखो पहले में दे दिया इसने क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये क्या बनाते हैं भाई, ये हम सब जानते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं ये, और जिसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए उनके वेपर्स कम बनेंगे, और वेपर्स कम बनेंगे दे विल फॉर्म सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनाएंगे, और जिनका नेगेटिव डेविएशन आता है दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या बनाते हैं वो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, आप सब अच्छे से जानते हैं। ठीक। बी देखो, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इनमें भी होगी, लेकिन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा अच्छी होती है। तो ये वाटर इथेनॉल आपस में सॉल्यूशन में रहने की बजाय वेपर स्टेट में रहना चाहते हैं, और जिसके वेपर ज्यादा बनेंगे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, देन इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्ट लॉ, दिस सॉल्यूशन विल बी पॉजिटिव डेविएशन, दिस सॉल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ट लॉ। और पॉजिटिव डेविएशन जिसमें ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो वो लिक्विड इजीली बॉयल हो जाएगा, कम टेम्परेचर में बॉयल हो जाएगा, देन इट विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक। फिर इसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलिन। सी, बेंजीन है और टोलिन है, बेंजीन और टोलिन तो हम अच्छे से जानते हैं, दोनों का सेम नेचर है, और सेम नेचर है दे विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन में आपको पता है दे फॉलो रोल्ट्स लॉ, रोल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, और इनमें डेल्टा H मिक्सिंग का, इसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या आएगा, 0, और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या आता है, सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी तो लेस देन 0 आएगा ना, डेल्टा H 0, डेल्टा वॉल्यूम का मिक्सिंग का 0, यानी वॉल्यूम जिसकी A और B को मिक्स किया, मान लीजिए A 2 लीटर था, B 3 लीटर था, तो टोटल वॉल्यूम 5 लीटर आएगा सॉल्यूशन का, चेंज इन वॉल्यूम 0, डेल्टा V मिक्सिंग का भी 0, देयर इज नो चेंज इन टोटल वॉल्यूम। ठीक। और इनका डेल्टा G हमेशा लेस देन 0 आता है और डेल्टा S हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, ये ध्यान रखना। ये लास्ट वाले 200 है ना, ये तो सभी का क्या आएगा, डेल्टा G लेस देन 0, डेल्टा S ग्रेटर देन 0, क्योंकि मिक्सचर बनता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, और कोई प्रोसेस हो रही है तो उसका डेल्टा G हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। डी,
सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, देखो एसिटिक एसिड इन बेंजीन डाइमराइज करता है, एसिड डाइमर बनाता है, ये एसिड डाइमर बना देता है, ठीक, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब मैच कर दो सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, थर्ड के साथ मैच कर गया। सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, फर्स्ट के साथ मैच किया। बेंजीन एंड टोलिन, आइडियल सॉल्यूशन है, डेल्टा वी मिक्सिंग का 0, आइडियल सी मैच कर गया फोर्थ के साथ। और सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन डाइमेराइल, डी का 2। देखो भाई डी का 2 तो 2 ऑप्शन में वैसे इसमें और इसमें, और ए का 3 भी 2 ऑप्शन में, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, आंसर इज 4, आंसर इज 4। ये सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, क्योंकि एक एक स्टेप पे आपको सोचना पड़ रहा है ना। वैसे फर्स्ट में भी हो जाता है जिसके थियोरेटिकल नॉलेज जिसकी अच्छी है, ठीक। इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, नीट 2025 में आ सकता है, नीट 2025 में क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आता है तो मुझे पूरी उम्मीद आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। आसान क्वेश्चन है, किसी को वीडियो पॉज करके कुछ नोट करना तो कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, कन्वर्जन दे रखा है, रीजेंट कंडीशन दे रखी है। देखो ये क्लोरोबेंजीन, ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो हम रिएक्टिविटी तो सब जानते हैं ना, रिएक्टिविटी क्या होती है भाई, अगर एनएस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एनएसआर, बताओ क्या है। आपको पता है जो आपके हेलो एरिन्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस, इनके कार्बन हेलोजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, जिसके कारण उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन और एक केस क्या होता है, एक तो होगा पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, दूसरा ये कार्बन sp2 है, और यहाँ पे कार्बन sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्काइल हैलाइड के कार्बन sp3 कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो कार्बन sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू कार्बन sp3। तो कार्बन sp3 और हेलोजन बॉन्ड जो है उसमें डेल्टा EN ज्यादा होगा, बॉन्ड पोलरिटी ज्यादा होगी, इजीली बॉन्ड टूट जाएगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन इधर हेलो एरिन्स में कार्बन sp2 होता है, हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसमें डेल्टा EN कम आएगा, जिसके कारण डेल्टा EN कम होगा तो पोलरिटी कम, उसका बॉन्ड इजीली नहीं ब्रेक होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और एक रीजन ये भी होता है, एल्काइल हैलाइड में वहां पे कोई बेंजीन रिंग नहीं होती, लेकिन अराइल हैलाइड में बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग का खुद का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो ये यहाँ पे ये हेलोजन लगा, मान लीजिए यहाँ Cl लगा, ये आपकी बेंजीन रिंग है, तो ये हेलोजन लगा, तो जब आकर के यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल के पास भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको क्या करता है, रिपेल करता है, जिसके कारण रिएक्टिविटी घट जाती है। तो जैसे ही बेंजीन के हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं जैसे NO2 वगैरह, तो ये NO2 क्या करता है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, जिससे इजीली आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाता है। दूसरा, यहाँ पे कार्बन हेलोजन बॉन्ड में पोलरिटी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण फिर ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएंगे, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन बढ़ जाती है। तो एक NO2 लगा है तो क्लोरोबेंजीन से ज्यादा है, 2 लगे हैं तो और ज्यादा हो गई, और 3 अगर लगे हैं तो और ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी। बोलो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक। अब देखो, अब इनकी अगर हम रिएक्शंस की बात करें, अब रिएक्शन कंडीशन आपने पढ़ी होगी, जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, ये हाई टेम्परेचर पे होती है, NaOH के साथ रिएक्शन कराई जाती है, कितना 623 केल्विन आता है इसमें, और टेम्परेचर कितना आता है टेम्परेचर 623 केल्विन, और प्रेशर आता है 300 atm। फिर इसमें बाद में ना H+ डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये फिनोल तो बन जाएगा, फिनोल NaOH के साथ सोडियम फिनोक्साइड बना लेगी, सोल्ट बना देगी, फिर H+ डाल दोगे तो वापस फिनोल बन जाएगा। दूसरे केस में रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा रहेगी तो टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे NaOH एट 468 केल्विन, ठीक। और फिर आप क्या करते हो, इसमें पहला ये किया और दूसरा हम क्या डालते हैं, H+ डाल देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका पैरा नाइट्रोफिनोल। और जब दो NO2 ग्रुप लगे होंगे, रिएक्टिविटी और ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर और कम चाहिए होगा, ये 443 था, ये NCERT एग्जैक्ट डेटा दे रखा है इसमें, और ये 368 केल्विन, और दूसरा फिर H+ डाल दो, ये
बन जाएगा। ठीक। और तीसरा, यहां पे देखो, सिर्फ वार्म वाटर से आपको जरूरत ही नहीं है टेम्परेचर बढ़ाने की, गुनगुना पानी डाल दो, उसी से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। क्या बन जाएगा? पिक्रिक एसिड बन जाएगा। पिक्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक, समझ आया कि नहीं यार? तो फिर देखो भाई, यहां पे क्या है, जब हेलो एरिन्स में आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन टुवर्ड्स एनएसआर रिएक्शन बढ़ जाती है। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल देखें, क्लोरोबेंजीन में जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा, वो NaOH के साथ एनएसआर रिएक्शन देगा ड्रास्टिक कंडीशन में। ड्रास्टिक कंडीशन आपको याद रखनी है, जेईई मेंस काफी बार पूछ चुका है, 623 केल्विन एंड 300 ATM। फिर इसमें बाद में एसिडिक वाटर डाल देते हैं, थोड़ा सा H+ आयन डाल देंगे, फिनोल बन जाएगा। फिर जैसे ही एक NO2 ग्रुप लगाएंगे, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ये रिएक्शन 623 केल्विन की बजाय 443 केल्विन पे हो जाएगी, और ये आपका पैरानाइट्रोफिनोल बन जाएगा। जब दो NO2 ग्रुप लगे होंगे, तो ये इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाती है, और ये रिएक्शन ओनली 368 केल्विन पे हो जाएगी। ठीक, फिर H+ डाल के 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल बन जाएगा। और अगर 3 NO2 ग्रुप लगे हैं, तो सिंपल वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करने से गुनगुने पानी के साथ ये पिक्रिक एसिड बना लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में एग्जाम में पूछी जा सकती है। नीट 2025 में ये मैच द कॉलम आ सकता है। अब मैच द कॉलम आप करके दिखा देंगे? करो फिर जल्दी से, कैसे करना है बोलो भाई, क्या आएगा? सबसे पहले क्लोरोबेंजीन फिनोल बना रहा है, कौन सी कंडीशन? 4th वाली कंडीशन, ये कंडीशन लग जाएगी। फिर उसके बाद ये पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, इसमें NaOH 443 केल्विन पे, ये थर्ड कंडीशन लग जाएगी। और 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, तो इसमें 368 केल्विन वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी। और ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, तो उसमें सिंपल किस पे हो जाएगा? यहाँ पे OH आएगा, इसने OH लिख रखा। ठीक, वार्म वाटर के साथ फर्स्ट, A का 4, B का 3, C का 2, D का 1, आंसर इज 2। आंसर इज 2। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, क्योंकि हर बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ चुका होता है। फिर भी किसी को कोई कंडीशन लिखनी है, वीडियो पॉज करके लिख सकता है। ठीक है भाई, कर लिया नोट? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर। सबसे पहले आप हाईलाइट करेंगे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला पढ़ो, ए Thallium+3 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम सब जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ Thallium+1 इज मोर देन Thallium+3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। पढ़ा था आपने पी ब्लॉक एलिमेंट में, मेजर टेस्ट में मैंने आपको अच्छे से रिवाइज कराया था भाई। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रिस्पेक्टिव ग्रुप में हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो 5th और 6th पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि 5th और 6th पीरियड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप किए जाएंगे? D एंड F सबसेल में फिल होते हैं, जिनका शिल्डिंग कम होता है। शिल्डिंग कम होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो उसमें P सबसेल के तो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन NS सबसेल के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसके कारण +2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, हो जाती है। +2 मतलब जिसकी 2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे बोरोन एंड कार्बन फैमिली में अगर हम बात करें, उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, लेकिन लास्ट के जो 2 एलिमेंट है इंडियम और थैलियम, उनकी +3 की बजाय +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। ऐसे ही कार्बन फैमिली में +4 की बजाय +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, और नाइट्रोजन फैमिली में +5 की बजाय +3, ऑक्सीजन फैमिली में +6 की बजाय +4, और हेलोजन फैमिली में +7 की बजाय +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी 5th और 6th पीरियड एलिमेंट में ज्यादा होती है। बस एक एक्सेप्शन आता है, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि SN की जो स्टेबिलिटी है वो +4 में ही ज्यादा होती है +2 की बजाय। SN में स्टेबिलिटी की अगर बात करें, +2 की बजाय +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे इनर्ट पेयर इफेक्ट काम नहीं करता। मैंने कैसे आपको सिखाया था भाई, SN से याद करो, सुनील नैन सर पे कोई इफेक्ट काम नहीं करता, उनको जैसे पढ़ाना है, जैसे सिखाना है, वैसे ही काम करते हैं। तो मेरे नाम से आप याद कर सकते हो, SN पे कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट काम नहीं करेगा। बाकी आपका चाहे बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन और हेलोजन फैमिली, इनमें लास्ट के दो एलिमेंट जो है उस पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है और टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर ये +3 में ज्यादा स्टेबल होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन +3 के बजाय +1 में ज्यादा स्टेबल होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके +1 में जाके स्टेबल होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कौन? थैलियम +3, सब अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम 3+ डज नॉट गेट रिड्यूस इजिली। तो एल्यूमिनियम 3+ तो ऑलरेडी स्टेबल है क्योंकि इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है नियोन वाला 2s2 2p6। ठीक, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, ये रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड पढ़ो, बोथ एल्यूमिनियम 3+ एंड थैलियम 3+ आर वेरी स्टेबल इन सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम 3+ तो स्टेबल है लेकिन थैलियम +3 स्टेबल नहीं है क्योंकि अभी हमने देखा इनर्ट पेयर के इफेक्ट के कारण इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़ो, एल्यूमिनियम 3+ एंड थैलियम प्लस आर हाईली स्टेबल, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सी करेक्ट हो गई? ए, बी, डी एंड ई, ऑप्शन 3। आंसर इज 3। इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ना। अगर किसी ने पढ़ रखा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पे है पूरा, पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, नीट 2025 में आएगा तो कोई भी बच्चा आराम से कर देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट पढ़ो, ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोपेप्टाइड गिव राइज टू फ्यूअर नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स व्हाइल प्रोटीन गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ बीटा अमीनो एसिड। देखो भाई, पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड में क्या है? अल्फा अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, तो जिसमें बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड जुड़े होंगे उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। और ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिनमें 100 या 100 से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड जुड़े होते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, दे आर नोन एज प्रोटीन्स। तो पॉलीपेप्टाइड, अच्छा यहाँ पे ओलिगोपेप्टाइड क्या है? ओलिगोपेप्टाइड का मतलब ये होता है जिसमें 15 से 20 अल्फा अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक, और प्रोटीन क्या हो गया? जिसमें 100 या 100 से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड जुड़े होते हैं। तो अब देखो, पॉलीपेप्टाइड हो या प्रोटीन हो, जब इनका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या मिलेगा हमें? अल्फा अमीनो एसिड मिलेंगे। तो इसमें लिखा है ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोपेप्टाइड गिव राइज टू फ्यूअर नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ अल्फा अमीनो एसिड मिलेंगे। while protein give rise to a large number of beta amino acid, large number of alpha amino acid आना चाहिए था, यहाँ पे बीटा अमीनो एसिड इसने गलत लिख दिया, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो प्रोटीन हाइड्रोलिसिस करने पे क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ना कि बीटा अमीनो एसिड। इसी बीटा अमीनो एसिड के कारण ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड पढ़ो, नेचुरल प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय एसिड्स व्हिच कन्वर्ट द वाटर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ फाइब्रस प्रोटीन टू देयर वाटर इनसोल्यूबल फॉर्म। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि देखो, नेचुरल प्रोटीन जो होते हैं इनका डीनेचरेशन कैसे हो सकता है? टेम्परेचर में चेंज करके या पीएच में चेंज करके। अगर एसिड इसमें आप ऐड कर दिया तो एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा? पीएच में चेंज आएगा, पीएच में चेंज आएगा तो प्रोटीन का डीनेचरेशन हो जाएगा। और डीनेचरेशन से क्या होता है? जो प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाते हैं, जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? रिमेन्स इंटैक्ट, यानी रिमेन्स एज इट इज। तो इनके जो हेलिक्स बनते हैं, हेलिक्स क्या होने लगते हैं? अनकॉइल्ड होने लगते हैं, और जो ग्लोबुल बनते हैं वो क्या है? अनफोल्ड हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे इनकी वाटर सोल्यूबल फॉर्म पे कोई चेंज नहीं आता। जबकि क्या लिख रहा है? जब हम किसी नेचुरल प्रोटीन का डीनेचरेशन करेंगे बाई एसिड तो उससे क्या होगा? जो फाइब्रस प्रोटीन है वो वाटर सोल्यूबल से किसमें हो जाएगा? वाटर इनसोल्यूबल में, विच कन्वर्ट द वाटर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ फाइब्रस प्रोटीन इनटू देयर वाटर इनसोल्यूबल फॉर्म। इसमें कोई चेंज नहीं आता है। और वैसे भी फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा केराटिन, जो बालों में पाया जाता है। बालों में केराटिन पाया जाता है, फाइब्रस प्रोटीन है जो कि वाटर इनसोल्यूबल होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई, उसके स्ट्रक्चर पे चेंज आएगा, उनकी वाटर सोल्यूबल फॉर्म या इनसोल्यूबल फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, तो क्या बोलेंगे? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। आंसर इज 2। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? कर देंगे भाई, ये आपका आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट 15th, X is the number of acidic oxide among VO2, V2O3, CrO3, V2O5 and Mn2O7. The primary valency of cobalt in CONH2, CH2, CH2, NH2 thrice to sulfate thrice is Y. The value of X plus Y is। देखो भाई क्या बताया गया इसमें? X दे रखा है नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड अमंग,
भाई VO2 हो गया, एक तो V2O3 दे रखा है, एक VO2 दे रखा है, या V2O4 भी लिख देता है इसको कई बार, है ना, और एक V2O5 दे रखा है। तो इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +4 और इसमें +5। भाई अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, आप जानते हैं एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन ऑक्साइड इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है V2O5 क्या है, एम्फोटेरिक है। अगर V2O5 एम्फोटेरिक है तो बाकी ये दो बचे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम है, +4 और +3 है, तो ये तो एम्फोटेरिक से भी क्या होंगे, कम एसिडिक, यानी ये क्या कहलाएंगे, बेसिक। तो ये दोनों हो गए आपके बेसिक। फिर इसके बाद CrO3 हम जानते हैं, देखो Cr2O3 और CrO3, ये +2, ये +3 और ये +6, ठीक। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, ये ऑर्डर आएगा। ये होता है आपका एसिडिक, CrO3 एसिडिक, Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा डी एंड एफ ब्लॉक में। और CrO क्या है, ये बेसिक होता है। मैंने आपको कई बार बोला भी है, एग्जामिनर इन तीनों को देखे और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बना के मैच द कॉलम भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कर देंगे भाई। तो यहाँ पे अपना एसिडिक कौन आया, एसिडिक कौन आया है, CrO3 एसिडिक हो गया। और फिर ये Mn2O7 ये भी क्या होता है, ये भी एसिडिक होता है, और आपने डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ा है। तो ये दोनों एसिडिक है। तो X की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। फिर इसका देख लो CO, ये X एक्चुअली में पता क्या है, ये इथाइलिन डायमीन है, ये इथाइलिन डायमीन है, EN थ्राइस, ये ट्वाइस सल्फेट आयन थ्राइस, ठीक। तो अब इसमें अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, इस पे टोटल कितनी आएगी, -6। और यहाँ पे ये जो दो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दो आयन बनेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के, तो इसमें +6। तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितनी आएगी, +3 आएगी, ठीक। तो यहाँ पे कोबाल्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3 आ जाएगी। तो Y कितना हो गया, 3 आ गया। तो X + Y = 5 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या, ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कर देंगे भाई, ठीक। डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक। ध्यान देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये इसका ना आईपीसी नेम देके मैंने आपसे केयर के मेजर टेस्ट में फॉर्मूला ही पूछा था, और फॉर्मूला बनाना भी वहां पे सिखाया था, कर लेंगे। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट और सल्फेट। ये नहीं लिखना, डाई ट्राई नहीं लिखना, वो अपने आप अंडरस्टूड है कि इसमें कैटायन 2 है और एनायन 3 है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक। समझ जाएंगे, समझ जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये आपका एनिलिन है, इसका नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में, यहाँ पे भी रेजोनेंस में है, यहाँ पे भी रेजोनेंस में है, और ये आपके अल्काइल अमीन है। ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। आप जानते हैं अगर हम बेसिसिटी की बात बताते हैं गैसियस मीडियम में, तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आता है भाई, अल्काइल अमीन की। अगर अल्काइल अमीन की बात करें तो सीधा टर्सरी की ज्यादा होती है, उससे कम सेकेंडरी की, उससे कम प्राइमरी की, और सबसे कम अमोनिया की। और वहीं एक्वस मीडियम में अगर आप बात करते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल ग्रुप है तो इस केस में 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उससे कम टर्सरी और उससे कम अमोनिया आता है। और अगर आपका इथाइल ग्रुप यहाँ पे दे रखा है तो इथाइल ग्रुप के केस में बड़ा नंबर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा अल्काइल ग्रुप है, टर्सरी सेकेंडरी की ज्यादा, उससे कम प्राइमरी, उससे कम टर्सरी और सबसे कम अमोनिया। ये ऑर्डर आपको याद है। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि एक्वस मीडियम जो है, एक्वस मीडियम में यहाँ पे फैक्टर कौन से है, फैक्टर अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम। आप रिमाइंड करके बताओ, मैं 2-3 बार बता चुका हूं आपको, कौन सा आएगा। 3 फैक्टर है। सबसे पहला इंडक्टिव फैक्ट है, दूसरा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस था, और तीसरा कौन सा था, तीसरा था आपका सोल्वेशन इफेक्ट, ठीक। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं। बोलो रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, 3-4 बार रिवाइज करा दिया मैंने आपको केयर के मेजर टेस्ट और ये जीत सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक। अब आ जाओ वापिस। अब आप ये जानते ही हैं अल्काइल अमाइंस जो होते हैं वो अराइल अमाइन से ज्यादा बेसिक होते हैं। इसमें तो किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि अराइल अमाइन में डीलोकलाइज हो जाएगा ना लोन पेयर। अब देखो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इन दोनों की आएगी, दोनों में 2 डिग्री से की ज्यादा होगी 1 डिग्री से। तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, ई की सबसे ज्यादा है, उससे कम डी की हो जाएगी, ठीक। अब इन तीनों में देखो यहाँ पे सिंपल है, ये +M ग्रुप लगा,
ये माइनस एम ग्रुप लगा, तो माइनस एम तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा ना, ठीक, तो प्लस एम बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो बी की इन तीनों में सबसे ज्यादा, उससे कम ए की और सबसे कम सी की हो जाएगी। ये ऑर्डर आ जाएगा। बताओ कौन सा आंसर आ रहा है? ई डी बी ए सी, ई डी बी ए सी, आंसर इज 2। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, जो कि आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, कर लेंगे भाई, ये तो मैंने आपको पूरा रिवाइज कराया बस। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए मोनो बेसिक वीक एसिड HA इज 0.20 डिग्री सेल्सियस। ये HA का डिसोसिएशन प्रोसेस भी दे रखा है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड इज, भाई आपको पता क्या चाहिए, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर आएगा, याद है इसमें, ठीक। कंसंट्रेशन उसकी दे रखी 0.1 मोलल दे रखा है, 0.1 मोलल को 0.1 मोलर ही मान लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं उनकी मोलरिटी और मोललिटी इक्वल ली जाती है। तो इसमें क्या करोगे, डेल्टा TF दे रखा ना इसने, इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M कर देंगे। तो डेल्टा TF कितना है 0.20, I मुझे पता नहीं है, KF कितना है, KF बताओ जल्दी से, KF इसने दे रखा 1.8 और मोललिटी दे रखी है 0.1, तो I कितना आ गया 0.20 डिवाइड बाई 0.18, दिस इज 20/18, दैट इज 10/9 आ गया, ठीक। और आप जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, I-1 अपॉन N-1, तो जो HA है इज कन्वर्टिंग इनटू H प्लस और A माइनस, इसमें 2 N बनेंगे तो इसका N2 आ जाएगा। अल्फा विल बी इक्वल टू कितना, I कितना 10/9 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो नीचे 1, ये आ जाएगा आपका 1/9। सही लिखा मैंने, ठीक। तो अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, Ka इज इक्वल टू कितना आया, C कितना दे रखा है इसने, C यहां पे अगर के ये आ गया 0.1 आएगा ना, कितना आएगा, हाँ 0.1 आएगा, तो वो लेस देन 1 है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। अरे मैं ये सिखा रहा हूं आपको, कहीं सोचो कि सर पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, खुद का रिवीजन कर रहे हैं। HA इज कन्वर्टिंग इनटू H प्लस प्लस A माइनस, तो इसका C में, सॉरी ये 0 0 C में से C अल्फा गया, ऐसे करते हैं ना, C अल्फा K इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये करते हैं ना हम लोग, तो ये C से C कैंसिल हो गया, तो ये 1 माइनस अल्फा को आप इक्वल टू 1 ले लेना, बिकॉज यह वैल्यू पुट करना चाहो तो कर दो, अगर आपको पुट करनी है, ये 0.11 होगा इसका, है ना, तो यहाँ पे पुट करना चाहो तो पुट कर दो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ka विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो C कितना है 0.1 है, इंटू 0.11 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 0.11, ठीक, ये आ जाएगा आपका। अब इसको देख लो, ये हो गया 0.1 इंटू 0.0121 हो जाएगा डिवाइड बाई 0.89, ठीक। अब कैसे सोल्व करें, कितना आएगा भाई, चेक करके देखो, अब बड़ा थोड़ा सा लंबा खींच गया है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये ऊपर हो गया 121 गुना में 10 की पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 89 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये बच गया 10 की पावर माइनस 3, और ये जाएगा 89 1 जा 89 पे बच गया कितना, बच गया आपका 21 और 1 11 32, फिर 89 90 जाएगा लगभग 3 पे, है ना, 1.3 समथिंग आएगा, 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है क्या ऐसा ऑप्शन कोई, ये रहा 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 3, आंसर इज 2। देखो भाई, ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है सीधा, ठीक। पहले अटेम्प्ट में देखो टाइम कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी थी, कर देंगे ना, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन है भाई। नीट में देखो, जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आया है, नीट में हो सकता है बस यहां तक आता, वो अल्फा % पूछता आपसे, लेकिन जेईई मेन ने क्या किया, एक स्टेप और पूछा है, क्योंकि जेईई मेंस वाले बच्चों का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनका तो टाइम कंज्यूम कराएगा, बट नीट में इतना लेंथी खींचे, मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला, 1 या 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, लेकिन उन 3 क्वेश्चन को अगर तीसरे अटेम्प्ट में करोगे, वो भी आपके मैक्सिमम 5 से 6 मिनट में हो जाएंगे, बाकी पूरा पेपर 20 से 25 मिनट में हो जाएगा, अगर आपने सही से मुझे फॉलो किया है। कुछ नोट करना तो कर दो, नहीं तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट 1, ए होमोलेप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड यूजिंग मोनोडेंटेट लिगेंड्स विल नॉट शो स्टीरियोआइसोमेरिज्म। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है, और उसमें मोनोडेंटेट लिगेंड यूज किया, यानी MAC6 टाइप हो गया, ये हो गया ना आपका MAC6 टाइप। जैसे हम इसका अगर एग्जांपल बात करें, CONH3 होल 6 3+, ये हो गया, ठीक, ये वाला एग्जांपल आ गया। या कोई ऐसे बोल दे
कि सर Fe6 3 ये वाला है, ठीक, ये वाले। तो इसमें क्या 6 के 6 सेम टाइप के, अब 6 के 6 सेम टाइप के होंगे तो इसमें तो भाई सिमिट्री आएगी आएगी, हर जगह सिमिट्री आएगी, प्लेन ऑफ सिमिट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमिट्री भी है, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो हो नहीं सकता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं। और जब इसमें 6 के 6 एटम सेम है, 6 के 6 लिगेंड सेम है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल भी शो नहीं करेगा, तो ना तो ये ज्योमेट्रिकल शो करता ना ही ऑप्टिकल शो करता, यानी ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, सिसप्लेटिन एंड ट्रांसप्लेटिन आर हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ पीडी। देखो भाई, ये है आपका सिसप्लेटिन, ठीक, ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक, और ये है आपका ट्रांसप्लेटिन, ये आपका ट्रांसप्लेटिन है, ये भी हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक, लेकिन दे आर नॉट हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ पैलेडियम, दे आर हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ पीटी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ये छोटी सी मिस्टेक कोई भी बच्चा कर सकता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, आंसर इज 2। एग्जाम में ऐसी छोटी मिस्टेक एग्जामिनर आपसे करवा सकता है। आजकल ऐसी छोटी मिस्टेक हर पेपर में एक दो तो आती है, एक दो आपको केमिस्ट्री में मिलेगी, एक दो आपको बायोलॉजी में मिलेगी, एक या दो आपको फिजिक्स में मिलेगी, यानी 4-5 ऐसी मिस्टेक मिलेगी। थोड़ा सा केयरफुली करना पेपर को, है ना, लेकिन इसकी स्ट्रेस नहीं लेनी कि मेरे से ऐसी गलतियां ज्यादा होती है और पहले इसकी टेंशन लेके बैठ जाओ। जरूरी थोड़ा हर बार पेपर में दे ना भी दे, जैसे हम हर साल असर्शन रीजनिंग की तैयारी करके जा रहे थे, नीट 2024 में नहीं आया, तो आप ये मत मान के जा करो कि मेरे से ये गलती होगी ही, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही, ऐसी बातें पहले आप प्री-अजम्पशन नहीं करना आपको, ठीक, ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पेपर में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, बस ये ध्यान रखना है पेपर में आपको एक अच्छे डॉक्टर की तरह हर क्वेश्चन को अपना पेशेंट मानते हुए बिल्कुल फोकस के साथ और फ्रेश माइंड के साथ ट्रीट करना है, ठीक। इसका आंसर 2, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, कर लेंगे भाई, 18th हो गया। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद लोवेस्ट फर्स्ट आयनेशन एनर्जी इज। बताओ भाई किसका है। अब जैसे ये 35 है, वो 19 है, 32 है, 87 है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लोवेस्ट आयनेशन एनर्जी किनकी होती है भाई। लोवेस्ट आयनेशन एनर्जी किसकी होगी? अगर हम बात करें पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ती है तो लेफ्ट वालों की सबसे कम होगी, और डाउन द ग्रुप भी आयनेशन एनर्जी घटती है तो लेफ्ट में जो सबसे नीचे आएगा उसकी सबसे कम होगी ना। तो अगर हम यहां पे बात करें ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में होता है आपका हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का कितना 19, रूबिडियम का 37, सीजियम का 55 और इसमें 32 ऐड कर दो, फ्रांसियम का 87। तो फ्रांसियम 87 ये आपका लोवेस्ट आयनेशन एनर्जी शो करेगा। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें सबसे कम आयनेशन एनर्जी होती है किन की? अल्कली मेटल्स की, और यानी ग्रुप 1 में। और ग्रुप 1 में भी सबसे कम किसकी होगी? जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट है कौन है? फ्रांसियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 87। आंसर इज 4। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आने लायक क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है जो जेईई मेन 2025 में पूछा गया है, कर देंगे भाई ऐसे। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, जीत सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में रीजेंट लिखा है, लिस्ट 2 में फंक्शनल ग्रुप, सोडियम बाइकार्बोनेट, न्यूट्रल FeCl3, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, अल्कलाइन KMnO4। किस में काम आएगा? डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिनोलिक ग्रुप में, अल्कोहलिक ग्रुप में, किसका टेस्ट होता है? सबसे पहले अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का टेस्ट है, RCOOH के साथ NaHCO3 क्या करता है बताइए जरा। आपको पता है RCONA बनाएगा और CO2 के एफरवेसेंसेस बनते हैं, ऐसे ना फिश, ऐसे आपकी CO2 गैस रिलीज होती है, बुलबुले भी उठते हैं, ठीक। ये टेस्ट आपने बचपन में सब बच्चों ने किया होगा। नेक्स्ट सेकंड है न्यूट्रल FeCl3, ये फिनोल का टेस्ट होता है, फिनोलिक कंपाउंड के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है FeCl3। जनरली अगर आपने सिंपल फिनोल लिया है, इसके साथ कैसा कलर आएगा? इसके साथ जो कलर आता है वो कैसा कलर आता है? वॉयलेट कलर आता है। कैसा कलर आता है? वॉयलेट कलर आता है, ठीक। नेक्स्ट तीसरा आपका है ये A था, ये B है और ये C है, ये लो A, B और C। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है। अल्कोहल की रिएक्शन जब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ कराते हैं, NH4 twice CeNO3 whole 6,
ये रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे 2 मोल अल्कोहल के लिए जाते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये बनता है CeROH ट्वाइस और NO3 और साथ में बनता है 2 NH4NO3। ये रिएक्शन होती है, ठीक। ये आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। इसका कैसा कलर आता है, रेड कलर आएगा। कैसा कलर आएगा, रेड कलर। अल्कोहल का टेस्ट हो गया सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ। डी अल्कलाइल KMnO4। अगर आपकी एल्कीन है या एल्काइंस है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन इसमें किया जाता है। अल्कलाइन KMnO4 ये कैसा होता है, ये बेयर्स रिजेंट है जिसका पर्पल कलर होता है, लाइट पिंक कलर बोल सकते हैं, तो ये कलरलेस हो जाएगा। दिस इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। बोलो कोई डाउट है क्या? तो अब बताओ, ए सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड के साथ मैच कर गया। न्यूट्रल FeCl3 इज यूज्ड फॉर फिनोलिक OH, यानी थर्ड के साथ मैच करेगा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अल्कोहलिक OH के लिए, और अल्कलाइन KMnO4 डबल बॉन्ड यानी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में यूज किया जाता है। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, आंसर 3। ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। ऐसा मैच द कॉलम में ऑलरेडी पहले भी आपको मेजर टेस्ट में, केयर टेस्ट सीरीज में और बीट टेस्ट सीरीज में करवा चुका हूं, ठीक है भाई। तो ये थे आपके जीत सीरीज के जेईई मेंस 2025 के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। तो देखो, जीत सीरीज के इन 9 वीडियो के थ्रू हमने 180 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं जो आपके नीट एग्जाम में आने के चांसेस है। अगर 4, 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और वैसे भी हमने ओनली क्वेश्चन थोड़ा सोल्व किए हैं, क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए हैं, मिस्टेक बताई है, इंपोर्टेंट पॉइंट बताए हैं, क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में होना चाहिए ये सिखाया है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि टफ लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कैसे टैकल करना होता है। तो बहुत सारी चीजें आपने सीखी है, डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे फिर करूंगा भाई, जीत सीरीज इस बार नीट 2025 सेशन में मैंने पहली बार स्टार्ट की है, इससे आपको कितना बेनिफिट मिला है, क्या ये आपके लिए फायदेमंद थी, क्या आने वाले टाइम में हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए, इसमें हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, आपका मेरे लिए कोई सजेशन हो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट आपको मिले, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा या रिवीजन का मेथड अच्छा लगा, या जो मिस्टेक्स मैंने हाईलाइट की कि एग्जामिनर ये मिस्टेक करवा सकता है, या एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, या क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच सिखाई है, क्वेश्चन को कौन से अटेम्प्ट में करना चाहिए, एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बताई है, या इसके अलावा कुछ और आपने अगर ऑब्जर्व किया है जो कि पॉजिटिव लगा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और लास्ट में मैं आपको कहूंगा भाई, देखो मैंने आपकी दिल से पूरी मदद की है, 100% की बजाय 200% देने की कोशिश की है। अब बारी आपकी है, आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो मेरे वीडियोज है उन बच्चों तक पहुंचाने हैं जिन बच्चों की कोचिंग में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती या एनसीईआरटी पढ़ने से मना किया जाता है। आप उनको यह भी सजेस्ट कर सकते हैं, बीवाइज क्लासेस ऐप पे नीट 2026 के लिए चैंपियन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें बच्चों को कोटा क्लासरूम के लेक्चर्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। और इस बैच में हम पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कवर करते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाता हूं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर कराई जाती है, एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट एग्जांपल, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ आईआईटी एडवांस, जेईई मेंस और नीट के ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में आ सकते हैं, सारे हम नोट्स में अच्छे से कवर करते हैं। क्लास में मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के मेथड सिखाता हूं, रिवीजन करने की स्ट्रेटजी बताता हूं, एनसीईआरटी को इफेक्टिवली कैसे पढ़ा जाता है ये सब बताता हूं, और एग्जाम अटेम्प्ट करने का बेस्ट मेथड क्या होता है वो भी बच्चों को क्लास में सिखाया जाता है, जिसको फॉलो करते हुए बच्चे केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स और बायो में भी अपना स्कोर इंप्रूव करते हैं। तो प्लीज आप उनको गाइड करें, नीट 2026 बैच, नीट 2026 के लिए चैंपियन बैच जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके साइन अप करके कोर्सेज में जाएं, चैंपियन बैच पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले चैंपियन प्रोमो कोड अप्लाई कर दें। और जो स्टूडेंट्स नीट 2026 के लिए ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मई के लास्ट वीक में ये बैच स्टार्ट होगा, आपका मई लास्ट वीक में बैच स्टार्ट होगा, लेकिन इसके लिए प्री बुकिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है। प्री बुकिंग का मतलब यह है, जो बच्चा 5 मई से पहले ज्वाइन करेगा उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके लिए आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो प्लीज
जो भी आपका छोटा भाई बहन है उसके पास आप ये 2 इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें। और ऑफलाइन बैच के जो लेक्चर होंगे वो चैंपियन बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, तो चैंपियन बैच वालों को अलग से ये वाला बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर कोई ऐसा छोटा भाई बहन है जो अभी क्लास 11th में आया है और नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए हमारा राइजर बैच है। राइजर बैच का प्रोमो कोड राइजर है, प्रोसीजर वही है। वीवाइज ऐप डाउनलोड करके साइन अप करके कोर्सेज में जाओ, राइजर बैच पे क्लिक करके पेमेंट से पहले राइजर प्रोमो कोड अप्लाई कर दो। कोई प्रॉब्लम आती है वो भी इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी मैं पूरी, जैसे मैंने आपकी नीट 2025 में मदद की है, वैसे नीट 2026 और 2027 वालों के लिए और ज्यादा एफर्ट में लगाने जा रहा हूं और दिन रात एक करके पढ़ाने वाला हूं। और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आने वाले फ्यूचर में हम प्रोड्यूस करेंगे। वैसे तो अभी 2025 का भी नहीं आया, बट 2025 का मुझे श्योर है आपने अच्छे से मेहनत की है, मैंने भी मेहनत की है, मेरी टीम ने मेहनत की है, तो डेफिनेटली हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। और लास्ट में यही कहूंगा, एग्जाम में कम टाइम बचा है, आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ें। आपने जो लास्ट के महीने में पढ़ा है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, जो पेपर किए हैं, उनमें जो आपसे मिस्टेक हुई है, आपने मिस्टेक नोट की होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए होंगे, अब बस तीनों सब्जेक्ट का वो रिवाइज करके जाएं। कम पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, रिलैक्स रहें, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड करें और पेपर के दिन बिल्कुल भी ना पढ़ें, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के जाएं। लॉन्ग ब्रीदिंग करें, एग्जाम हॉल में जब जाके बैठेंगे लॉन्ग ब्रीदिंग करते हुए अपनी लाइफ के जो अचीवमेंट्स है, जो पॉजिटिव बातें हैं, जो इससे आपको खुशी मिली है, उनको रिमाइंड करने की कोशिश करें। और पेपर को पूरे पेशेंस के साथ करें। पेपर में कोई मिस्टेक हो जाए, ओएमआर में कोई गलती हो जाए, बिल्कुल ना घबराएं, पेशेंस रखें, कूल होकर के आगे के स्टेप की तरफ बढ़े, आगे के जो क्वेश्चंस है वो सोल्व करें। घबराना बिल्कुल नहीं है, एक अच्छे डॉक्टर की तरह पेशेंस के साथ सब अपना काम करना है। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, आप पक्का अच्छा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस जैसे पेशेंस के साथ आपने इस वीडियो को देखा है, ऐसे ही पेशेंस रखना है और एग्जाम के दिन आपको 3 घंटे ऐसे ही पेशेंस के साथ 180 क्वेश्चंस को फ्रेश माइंड के साथ कूल होकर के सोल्व करना है। ठीक है भाई, तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, खुश रहो, हेल्थ का ख्याल रखो, अच्छा खाना खाओ और मस्ती करो और एग्जाम में रिलैक्स होकर के जाओ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।